Hello, dear guys. गुड मॉर्निंग। इंग्लिश गुरु के टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, पिछले वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्फिनिटिव के प्रकार, उनके तमाम यूजेस पर जिक्र किया और आज हम इन्फिनिटिव का एनालिटिकल स्टार्टिंग विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा शायद हो, चाहे वो वनडे का एसएससी हो, डिफेंस हो या टीजीटी पीजीटी हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन सब में इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत 2-4 सवाल जरूर दे दिए जाते हैं। हम बहुत बर्निंग प्रॉब्लम्स को यहाँ उठाना चाहते हैं और आइए देखिए उन्हें किस तरह से उनका रूल है और कैसे उनका प्रॉपर यूज है। देखिए रूल 1 में हम आपके सामने रखते हैं कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। ये हमेशा इन्फिनिटिव के रूप में रखे जाएंगे, जिरन के रूप में कभी भी नहीं रखे जाएंगे। जिरन वर्ब आईएनजी होता है, इन्फिनिटिव 2+ वर्ब होता है, ये मैंने आपको बताया है। 2+ वर्ब, जिरन वर्ब प्लस आईएनजी, इस तरह से जिरन है और ये इन्फिनिटिव है। अगर एग्री वाक्य में है तो एग्री के बाद जिरंडेल यूज वर्ब का जिरन नहीं होगा। डिजायर इच्छा, इसके साथ भी डेयर साहस, डिसाइड होप एक्सपेक्ट उम्मीद आशा करना, वांट चाहना, विश प्रॉमिस रिफ्यूज, ये सब वर्ब्स है। इनके बाद वर्ब आईएनजी का प्रयोग ना करके 2+ वर्ब के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। एंग्शियस एडजेक्टिव है, एबल, ग्लैड एंड हैप्पी, इन सब के साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जिरन का प्रयोग किसी भी रूप में करने से बचते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अब देखिए ये बात मुझे याद होनी चाहिए, इसका इतनी बार हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लेट अस नेवर फॉरगेट। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखते हैं, सेंटेंस है वी हैव डिसाइडेड गोइंग देयर। यूं तो प्राय हम सेंस के आधार पर इसको करेक्ट करेंगे तो हमको ये सही लगेगा। अगर हमने कभी ये बात फोकस नहीं किया है, हमने लर्न नहीं किया है, हमने निश्चय किया है वहां जाने का, उसने प्रॉमिस किया है, ही प्रॉमिस्ड मी कमिंग हियर, यहां आने का, तो यूं तो वर्ब में ना ने नहीं लगता है और लगता है कि जिरन का प्रयोग सही है, लेकिन रूल हमें यहां पर प्रतिबंधित कर देता है कि इन वर्ब्स के बाद इस तरह की पोजीशन आएगी तो वी अवॉइड। जैसे डिसाइड है, यहां पर आपने देखा है कि डिसाइड के बाद जिरन नहीं करेंगे, यहां क्या कर देंगे, टू गो। अंडरस्टूड? yes or no? yes, this is the correct way. सेकंड एग्जांपल में he promised me coming here, तो यूं तो अगर हमने कभी इस चीज को देखा नहीं, लर्न नहीं किया, तो he promised me coming here, वह यहां आने का प्रॉमिस किया। यहां प्रॉमिस के बाद यहां आपको दिखाया गया है कि प्रॉमिस के बाद जिरन का प्रयोग न करके इसको हम टू कम कर देंगे। अंडरस्टूड? ये इसका तरीका है। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ अप्लायंस ऑफ वर्ब। हम यहाँ इनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, प्रॉमिस के साथ, और डिसाइड के साथ गोइंग नहीं बल्कि टू को करेंगे। जब हम सारे रूल का एनालिसिस बता लेंगे तब हम आपके सामने रखेंगे कुछ एग्जांपल्स। बेटर लेट यू प्रैक्टिस एंड लेट यू करेक्ट देम। हम आपको चेक करते हैं फिर कैसे करते हो उनको, यू नो, राइट। हाँ, फिर ऑफ करिए।
आइए इंफिनिटिव का दूसरा नियम, इनके प्रयोग में दूसरे सावधानी क्या होनी चाहिए कि ऐसी वर्ब्स है जैसे नो, शो, टीच तथा लर्न, और सारी भी हैं, बट हम अभी आपको इनको समझा करके बताते हैं। दे आर मोस्ट फोकस्ड वर्ब्स, ये इनके प्रयोग बहुत बार देखे गए हैं प्रश्न पत्रों में। तो इन वर्ब्स के साथ ये जब कोई सेंटेंस होता है तो ये जो इन्फिनिटिव के रूप में इन्हें लिखा जाता है तो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट काट करती है। जब कोई सेंटेंस हो उसमें इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा रहता है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब, इन वर्ब का सीधे वो इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनके साथ हमें हाउ का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर I know to drive a car. I know to drive a car सेंटेंस है, मैं कार चलाना जानता हूं। आप देखिए ये नो वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो इन्फिनिटिव आया है ये यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग इज रॉन्ग, ये लिखने का तरीका गलत माना जाता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बल्कि हमें इसमें मदद देनी पड़ती है कि यहां पर हाउ का प्रयोग कर देंगे। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सीधे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर इन्फिनिटिव नहीं रखेंगे, बल्कि हम इस वर्ब और इन्फिनिटिव के बीच में हाउ का प्रयोग करके इसको इस तरह से करेक्ट करेंगे। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, अंडरस्टूड? ऐसे लिखने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे ही showed to throw a ball, he showed to throw a ball। यहां पर देखिए ये showed है, सो वर्ब के बाद इन्फिनिटिव इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमें हाउ का प्रयोग कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप इन उदाहरण में देख रहे हैं कि नो वर्ब के बाद सीधे इन्फिनिटिव नहीं आएगा, शो वर्ब के बाद सीधे इन्फिनिटिव नहीं आएगा, टीच है, लर्न है, ऐसे उनमें भी है। जैसे अगर टीच को देखिए, दे taught to write an answer, they taught to write an answer, उन्होंने उत्तर आंसर की जगह हम ऐसे कर दें, they taught to write an essay, उन्होंने निबंध लिखना सिखाया, उन्होंने निबंध लिखना पढ़ाया। तो यहां पर टाट यानी कि टीच वर्ब से बनता है और इसके ठीक बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें यहां पर इन दोनों के बीच में हाउ का प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। तो दे टाट हाउ टू राइट एन एसे, अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे, लेट अस फॉलो द रूल। आइए रूल नंबर 3, इन्फिनिटिव को प्रॉपरली कैसे प्रयोग करते हैं ये जानना। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं और बहुत सारे ग्रामर में, चाहे आप लॉर्ड मार्टिन खारिज, उसमें आपको इन्फिनिटिव के प्रकार तो बहुत बढ़िया समझा देगा, एक्सरसाइज दे देगा, लेकिन उसमें प्रॉपर यूजेस कि किसी भी सेंटेंस में क्या परहेज है, क्या यूज है, ये देखने को कम मिलता है और उसको हमें इतना शिद्दत से जानने का मौका नहीं मिल पाता है। देखिए रूल
थर्ड में ये बात जान लीजिए कि नाउन कोई वाक्य में हो और नाउन के बाद इन्फिनिटिव हो और इन्फिनिटिव के बाद प्रीपोजिशन हो। नाउन हो, नाउन के बाद इन्फिनिटिव हो और इन्फिनिटिव के बाद प्रीपोजिशन हो। क्या है? नाउन देन इन्फिनिटिव देन प्रीपोजिशन। ये रूल है। लेकिन कब? जब इस नाउन का प्रयोग वाक्य में, इस नाउन का प्रयोग वाक्य में किसी उद्देश्य के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही नीड्स अ पेन टू राइट। यूं तो देखने में सेंटेंस एकदम करेक्ट लग रहा है कि उसको आवश्यकता है पेन की लिखने के लिए। सही बात है। यहां पर ये जो नाउन है पेन, वो ये काम करने का साधन है। अंडरस्टूड? तो ग्रामर वालों ने बताया कि ऐसा नाउन जो इस उद्देश्य के लिए साधन बन जा रहा है, उसके बाद इन्फिनिटिव आया है, तो प्रीपोजिशन भी जरूरी है। राइट विद पेन होता है प्रीपोजिशन। ये ग्रामर का नियम है प्रीपोजिशन चैप्टर में। हम इसको एनालाइज करके आपको बताएंगे प्रॉपर्ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये करेक्ट हो जाएगा, ही नीड्स अ पेन टू राइट विद। He needs a pen to write with। यहाँ पर ये बहुत बारीक बात है। We should never ignore this rule even to follow। और जैसे there is no chair to sit। There is no chair to sit। बोले है कि नहीं? देयर इज नो चेयर टू सिट। अब यहां आप देखिए कि ये नाउन है और ये बैठने का साधन है। तो जब ये नाउन बैठने का साधन है, इस नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया है, तो चेयर पर बैठने के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगता है और ये करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन। राइट? ये लास्ट में जो प्रीपोजिशन लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट उनका तो यहां तक परवाह ही नहीं हो सकती है कि इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन कैसे बाद में लग जा रहा है। प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू सपोर्ट विद नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। तो ये एक नियम है कि इन्फिनिटिव के बाद, इस इन्फिनिटिव के पहले अगर नाउन साधन है ये काम करने के लिए, तो प्रीपोजिशन जो लगना चाहिए वो लगेगी। यहाँ चेयर है, वो बैठने का साधन है, तो ऑन लगेगा ही लगेगा। अंडरस्टूड? इज इट राइट? हम समझते हैं यही इसका तरीका है। देखो बेटा, कोई भी बात इतना डिटेल जानना चाहिए कि उसके आगे राह न हो और पीछे कुछ छूटा न हो। किसी ने ये बात सही कहा है कि सपने, यहाँ पर कट कर देना, ठीक? वो डायलॉग नहीं है, वो डायलॉग है। देखिए रूल नंबर आई थिंक थर्ड है। रूल नंबर थर्ड में एक बात की सावधानी बरतनी है कि क्वेश्चन वर्ड अगर व्हेन आए, हाउ आए, वेयर आए, व्हाट आए तथा विच आए, और इनके बाद वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब न हो, वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब न हो, केवल मेन वर्ब आए। कोई वाक्य हो उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब न आए, केवल ये क्वेश्चन वर्ड आए और मेन वर्ब आए, तो उसका रूल है कि क्वेश्चन वर्ड टू और वर्ब, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद
इंफिनिटिव का रूप दे देना चाहिए। आई वांट टू नो वेयर गो। यहां जानने की जरूरत है कि आपको बताया गया है ये वेयर है, वेयर के बाद केवल वर्ब आई है, इस क्लास को नहीं देखना है। अब ये उपखंड हो गया, ये वाक्य खंड अलग हो गया, ये वाक्य खंड अलग हो गया वेयर लगने से। तो वेयर लगने के बाद अगर यहां पर जैसा कि मैंने हिंट भी किया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ना आए, अब इस क्लास का कर्ता नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, तो इसका तरीका है कि टू प्लस वर्ब कर देना चाहिए। यानी ये हो जाएगा आई वांट टू नो वेयर टू गो। आई वांट टू नो वेयर टू गो। इस तरह से यहां पर इसको जानने का प्रयास किया जाता है। और जैसे कोई इस तरह का सेंटेंस देंगे तो उसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा, कैन यू टेल मी वेयर या व्हेन गो, व्हेन गो देयर, ये सेंटेंस है। यहां देखिए व्हेन, ये वाक्य खंड अलग हो गया और ये वाक्य खंड अलग है। तो व्हेन के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया इस वर्ब का, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया इस वर्ब का, इसलिए रूल के अनुसार व्हेन के बाद हम टू लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, कैन यू टेल मी व्हेन टू गो देयर, कैन यू टेल मी व्हेन टू गो देयर। इज इट अंडरस्टूड? आई थिंक यहां पर आप इस बात को समझ गए कि इंफिनिटिव का यह बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। मोस्टली वी कमिट फॉल्ट इवन इफ दैट इज गिवन इन एग्जामिनेशन। यू नो, लेट अस नो रूल नंबर 3 का एक अपवाद है। वी हैव अनदर एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। वो है कि अगर किसी वाक्य में वाई और वाई नॉट का प्रयोग दिया हो और इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वाई और वाई नॉट के बाद अपवाद क्या है, वाई और वाई नॉट के बाद टू का प्रयोग वर्जित है। अगर y आए और y नॉट आए तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नियम का एक अपवाद है। जैसे सेंटेंस है y टू स्पीक them, why to speak them, this is the wrong way of appliance। अब ये बताया गया कि y और y नॉट के बाद टू का प्रयोग वर्जित है, तो y के बाद ये जो टू लगा है दिस इज द रॉन्ग। वहां जो बताया गया था ऊपर के नियम की y के बाद फिर टू लगेगा तो वो क्लाज बनता था, दो क्लाज होते थे तब। इसमें एक सेंटेंस ही है y के बाद यहां पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा y speak them, this is the correct use, y speak them। दूसरा, y not to help them at once। ये प्रॉब्लम मान लीजिए आ गया, हमें इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वाई नॉट के बाद ये जो वर्ब है इसमें टू
नहीं लगेगा। इसका करेक्शन हो जाएगा वाई नॉट हेल्प देम एट मीन्स। अंडरस्टूड? Am I right? Yes or no? Yes, this is absolutely correct. Use of infinitive with the passive of why and why not. Now next rule infinitive के प्रयोग का बहुत चर्चित है और प्रायः ये हमें देखने को मिलता है। देखिए इस नियम के अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग है कि इन्फिनेटिव एंड कंजंक्शन से अगर जुड़े हों, दो इन्फिनेटिव हो और बीच में एंड कंजंक्शन से जुड़े हो, तो पहले में टू प्लस वर्ब होगा, लेकिन एंड के बाद वाला जो इन्फिनेटिव होगा उसमें टू प्लस वर्ब नहीं होगा। जैसे मेरा कहने का आशय हुआ कि बाय द वे कोई सेंटेंस हो और टू प्लस वर्ब है, फिर एंड है, फिर टू प्लस वर्ब है, ये गलत तरीका है। ये तो रहेगा लेकिन एंड के बाद वर्ब रहेगा बट टू साइलेंट हो जाएगा, आप प्रकट हो जाएगा। इस रूल का ये आशय हुआ और ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। जैसे आई वांटेड टू गो देयर एंड टू स्टे फॉर अ नाइट। सेंटेंस है आई वांटेड टू गो देयर एंड टू स्टे फॉर अ नाइट। अब आप इसमें देखिए टू गो एंड टू स्टे, टू गो एंड टू स्टे, यहां एंड कंजंक्शन से ये दो इंफिनिटिव जुड़ रहा है, तो पहले वाले के साथ तो ये रहेगा बट दूसरा वाला साइलेंट हो जाएगा। दिस वन इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा आई वांटेड टू गो देयर एंड स्टे फॉर नाइट। ये प्रॉब्लम कई बार तमाम परीक्षाओं में देखने को मिला है और स्टूडेंट्स इसको अगर रूल पर सेंटर फोकस नहीं किए हैं तो दे कमिट फॉल्ट, प्रोबेबली को गलत कर देते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस सेकंड में हम आपको बताएं कि इट वाज इम्पॉसिबल टू गो फॉरवर्ड and it was impossible to go forward and to face them, to face them। यहां पर देखिए ये टू गो है, ये एंड है, ये टू फेस है, दो इन्फिनिटिव है, एंड से जुड़ रहा है, ये गलत है, ये टू नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना असंभव था और उनका सामना करना। तो यहां पर पहला वाला इन्फिनिटिव रहेगा और दूसरा वाला इन्फिनिटिव के पहले टू का प्रयोग अनुचित माना जाता है और उसका प्रयोग हम नहीं करते। इस तरह से आप जब भी अभ्यास करिए तो उस अभ्यास में इन बातों का केयर करिए, इन ऑलवेज फॉलो इट, कि मत भीख मांगो किसी से उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि खुल जाए आंख वालों की। हमें इस कदर प्रैक्टिस और अभ्यास करना चाहिए किसी रूल का कि उसके पीछे कोई नियम छूटा ना हो और उसके आगे भी कोई रूल हो ना। और कभी कभी इतना नियम के मकर जाल में इतनी सारी किताबें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता। हमने इन्फिनिटिव के प्रॉपर यूजेस का कंसेप्चुअल आइडिया दिया है और हमने तो यही पढ़ा है भाई कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। संक्षिप्तता ही हमारी बुद्धि की आत्मा है, तो हमें इसका केयर भी करना चाहिए।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इस नियम के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा, ये भी बहुत खास है, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं कि बेटर, हैड रादर, वुड रादर। बेटर की मीनिंग जानते ही हो, हैड रादर भी एक प्रयोग है, वुड रादर, हैड सूनर, रादर देन अपेक्षाकृत, रादर देन, सूनर देन इत्यादि वर्ड के बाद टू नहीं लगेगा। अगर ये हमें याद होगा तभी अगर किसी सेंटेंस में ये प्रॉब्लम आ जाएंगे तभी हमको पता चलेंगे। अगर याद रहेगा तो वी कैन नेवर कमिट फॉल्ट। सो लेट अस टेक टाइटली इन अवर माइंड so that we may not forget when we have opportunity to spot the error। ये spotting the error में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किसी भी कंपटीशन में बहुत उपयोगी है। इसको केयर करके देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। रमेश had rather to die than to live। बहुत क्यूट सेंटेंस है और बहुत बार ये इस पे प्रश्न भी बनता है। और I had better to sleep। ये दो सेंटेंस है। आप देखिए हैड रादर आया, इसके बाद टू डाई, ये गलत है, टू नहीं होगा, मना किया गया है, टू नहीं लगेगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। तुलना हुआ है जिंदा रहना और मरना। रमेश को जिंदा रहने से मरना अच्छा है। रमेश हैड रादर टू डाई देन टू लिव, ये इसका भाव हुआ। और नियम ये है कि हैड रादर के बाद इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। बेटर, आई हैड बेटर टू स्लीप, ये भी गलत तरीका है। बेटर के बाद यहाँ टू नहीं लगना चाहिए। और हमें इस प्रयोग में ये प्रिवेंशन लेना जरूरी है और ये परहेज भी आवश्यक है। हो गया लास्ट रो। देखिए, he has no option except to do this work। ये सेंटेंस है, he has no option except to do this work। अब यहां पर हमें देखना यह है कि एक्सेप्ट आया है, एक्सेप्ट के बाद ये यहां पर माना गया है कि बट, एक्सेप्ट, देन और एज अगर हो तो इनके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बशर्ते इनका प्रयोग नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग के बाद हो। यहां he has no option, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। एक्सेप्ट टू दिस वर्क, उनके पास इस कार्य के करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ऐसी पोजीशन में नथिंग, एनीथिंग ना करके अगर नो ऑप्शन भी दिया है तो उसका भाव कवर करता है और यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी रूप में हम इसको अवॉइड करते हैं, टू के प्रयोग को यहां पर उचित नहीं माना जाएगा। देखिए दूसरे में, he does nothing but to read all the time। सेंटेंस है, he does nothing but to read all the time। What a lovely sentence given। यहां nothing के बाद but आया है, इसलिए ये टू का प्रयोग यहां पर गलत है। आज हमने आपको 6 नियम इन्फिनेटिव के प्रॉपर प्रयोग का जो दिया है, वास्तव में ये 6 के 6 बहुत हिट रूल है और इनके अंतर्गत तमाम जो सवाल आपको मिल जाते हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए एक बहुत ब्रांडेड किताब से, एंड बेटर लेट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, राइट। हम आपको दिखाते हैं कि उपरोक्त नियम के अंतर्गत ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हम एक्सरसाइज करके आपको निम्न सेंटेंसेस को सही करने के लिए दिए हैं, आप चेक करिए। बेटर लेट यू चेक
how extent you understood the rules above. Sentence 1, why to speak ill about anyone? I want to read and to sleep. We eat for living. It has been decided going there by train. He was made run on the ground. You need not to worry now. इनको चेक करिए और सॉल्व करके आप कमेंट करिए. डियर गाइस, नेवर फॉरगेट कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है. थैंक यू. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.